हेलो स्टूडेंट्स, आपके लॉकडाउन को थोड़ा और इफेक्टिव बनाने के लिए हम लेके आ गए हैं जियोलॉजी कंप्लीट प्रीमियम वीडियो लेक्चर एट 2899 में। अब आपको जियोलॉजी कंप्लीट प्रीमियम वीडियो लेक्चर मिल जाता है 1 साल के लिए, और साथ में आप डॉक्टर कमलेश नारायण से बात भी कर सकते हैं हमारे ऐप के थ्रू। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं हमारा कोई चैप्टर वाइज परचेज करने में, तो आपको पूरी कोर्सेज चैप्टर वाइज भी मिल जाती है। आपको पूरी कोर्स खरीदने की भी जरूरत नहीं है। आपको जिस चैप्टर की नीड, आप डायरेक्ट वो चैप्टर परचेज करके स्टडी कर सकते हैं। सो बी ट्यून्ड। हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो वीडियो है एक छोटा सा टॉपिक है, दैट इज प्रोस्टेट। एक्चुअली जो पिछले कुछ वीडियो हम आपको प्रोवाइड कर रहे थे, उन वीडियोस में अक्सर मैं एक क्वेश्चन लेता था और उस क्वेश्चन के जो एजेस से हमारे क्वेश्चन जनरेट होते थे, मैं उन्हीं क्वेश्चंस को आपसे डिस्कस करता था। लेकिन इस वीडियो में हम आपसे कोई क्वेश्चन नहीं लेंगे, हम सिर्फ टॉपिक की बात करेंगे और आप कोशिश करिए इस टॉपिक को सीखने के बाद क्या आप उनकी एजेस से जो सवाल जनरेट होते हैं उन सवालों को कर सकते हैं। तो टॉपिक है हमारा प्रोस्टेट। अब प्रोस्टेट ग्लैंड पढ़ने के लिए आपको मेल एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड का अंदाजा होना चाहिए। हमारे जो मेल एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स हैं वो 3 हैं, आपके स्टैंडर्ड पे 3 पर। One is the seminal vesicle, second is the prostate, and third is the Cowper's gland. इनमें seminal vesicle और Cowper's gland एक पेयर्ड ग्लैंड है, लेकिन जो प्रोस्टेट ग्लैंड है ये अनपेयर्ड ग्लैंड है। तो पहली बात यही है, और बहुत ध्यान से इस बात को समझ लें कि प्रोस्टेट एक अनपेयर्ड ग्लैंड है। दूसरा पॉइंट है इसके लिए, दैट इज 4 to 5 lobed, 4 से 5 लोब का होता है। तो पॉइंट हुआ, प्रोस्टेट इज अ मेल एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड दैट इज अनपेयर्ड एंड 4 to 5 लोब्ड। दूसरा सवाल आया कि सर इसकी लोकेशन कहां है तो जरूर ये मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, लेकिन उस मेल ऑर्गन में किस जगह ये लोकेटेड है? तो इट इज प्रेजेंट अराउंड बेस ऑफ यूरेथ्रा। जैसे अगर आप इस फिंगर को हमारी यूरेथ्रा समझे, तो यूरेथ्रा में हमारे पास 3 पार्ट होते हैं, बेस ऑफ यूरेथ्रा, फिर मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और लास्ट में पेनाइल यूरेथ्रा। तो इट सराउंड्स बेस ऑफ यूरेथ्रा। जो बेस ऑफ यूरेथ्रा है इसको चारों तरफ से घेर लेती है। तो पॉइंट और क्लियर हुआ, अनपेयर्ड 4 to 5 lobed accessory male reproductive gland that surrounds base of urethra। इसी वजह से बेस ऑफ यूरेथ्रा को हम प्रोस्टेटिक यूट्रिकल के नाम से जानते हैं। अब ये तो बात हो गई लोकेशन की। सर बात आती है इसका महत्व क्या है हमारे शरीर में। तो इट कॉन्ट्रीब्यूट्स सीमेन, ये सीमेन को कॉन्ट्रीब्यूट करती है। सर कितना? that contribute 25 to 30% part of this। सीमेन में 2 ही लोगों का मेजर कंपोजिशन है, लगभग 65 से 70% कंट्रीब्यूशन इज बाय seminal vesicle। 2-4% कम या ज्यादा अलग अलग टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएगा। और दूसरा मेजर कंट्रीब्यूशन प्रोस्टेट का। अब बात आई कि जो कंट्रीब्यूशन है इसका, उसका नेचर कैसा है? यस, स्लाइटली अल्कलाइन। कुछ भ्रम है लोगों को कि प्रोस्टेट का सिक्रीशन एसिडिक होता है, वजह बता देंगे आपको, लेकिन इसका जो सिक्रीशन है वो स्लाइटली अल्कलाइन है एंड द पीएच इज अराउंड 7.2 to 7.3। तो लोकेशन तय हो गई, संरचना तय हो गई, सर कंट्रीब्यूशन तय हो गया और पीएच तय। अब सवाल है कि प्रोस्टेट में भाई है ऐसा क्यों कि हमारे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है प्रोस्टेट। तो अगर जनरल बात आपको सिखाई जाए क्वेश्चन के लिहाज से, तो बड़ा सरल से लाइन लिखाई जाती है कि प्रोस्टेट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट टू द स्पर्म। सीमेन के अंदर जो स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ पाए जाते हैं उनके लिए न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है। प्लस
इट एक्टिवेट्स स्पर्म इन द सीमेन। यानी इसके दो फंक्शन। हालांकि कभी आपको एक लाइन प्रेफर करनी हो तो प्रेफरेंस गोज टू द एक्टिवेशन। यानी जो प्रोस्टेटिक सिक्रीशन है उसका महत्व है कि सीमेन में जो 48 घंटे 24 घंटे वो जिंदा रहता है स्पर्म, तो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करना और उसको मोटाइल बनाए रखना। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रोस्टेट के सिक्रीशन का कितना ज्यादा महत्व है इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब बात है इसके अंदर आखिर है ऐसा क्या जिससे हम इतनी सारी बातें कर लेते हैं और प्रोस्टेट का महत्व पढ़ते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे सबसे महत्वपूर्ण चीज है सिट्रिक एसिड। इसी सिट्रिक एसिड की वजह से लोगों को ऐसा लगता है कि सर प्रोस्टेट का सिक्रीशन एसिडिक है। इसी फेवर में मैंने आपको पीएच भी बताया। सिट्रिक एसिड का काम है यस दैट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द स्पर्म। यही नरिशमेंट उसको प्रोवाइड करता है। दूसरा, कुछ एंजाइम्स पाए जाते हैं। उन एंजाइम में कुछ एंजाइम के नाम आपको जरूर जानना चाहिए। एसिड फॉस्फेटेज, एमाइलेजेस, कुछ प्रोटीएजेस भी हैं, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण है एसिड फॉस्फेटेज। जब प्रोस्टेट कैंसर का हम ट्रीटमेंट करते हैं तो इस एंजाइम का जिक्र होता है। तो दो बातें हमने बता, प्रोस्टेट में जो सिक्रीशन है उसमें सिट्रिक एसिड है, उसका काम। एंजाइम्स की जो हम बात कर रहे हैं दैट हेल्प इन पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्म। तीसरा शब्द आता है इसमें प्लाज्मिनोजेन पाया जाता है जो सीमेन को क्लॉट नहीं होने देता है। चौथा है इट कंटेन्स प्रोस्टाग्लैंडिन्स and that creates the mild uterine contraction in the female genital tract that help in the ascending of sperm. क्या इनके कंपोजिशन को आप अवॉइड कर रहे होंगे, मुझे लगता है ऐसा, लेकिन जितना जरूरी है उतनी ही बात मैं कर रहा हूं। हो सकता है ऐसे एनसीईआरटी अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं कुछ ज्यादा है, और यही कुछ ज्यादा की तो बात है। प्रोस्टेट के बारे में बहुत ज्यादा नहीं बताया मैंने, सिर्फ इतना बताया अनपेयर्ड ग्लैंड 4 to 5 लोपिक ग्लैंड प्रेजेंट अराउंड द बेस ऑफ यूरेथ्रा एंड प्रोस्टेटिक यूट्रिकल। सर इसका कंट्रीब्यूशन 25 से 30% टू द सीमेन। सिक्रीशन अल्कलाइन है, पीएच 7.2 है। इसका फंक्शन प्रोवाइड नरिशमेंट एंड एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म इन द सीमेन है। रही बात कंपोजिशन की तो मैं उसको सपोर्ट करूंगा कि नरिशमेंट आप जो करते हो वो किससे, जो मोटिलिटी का जिक्र करते हो वो किससे करते हो, क्योंकि अगर प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं होगा या प्लाज्मिनोजेन नहीं होगा तो सर मोटिलिटी प्रभावित होगी। क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं होगा तो सर माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाएंगे, और प्लाज्मिनोजेन नहीं होगा तो सीमेन क्लॉट हो जाएगा, विस्कोसिटी और बढ़ जाएगी, जिससे स्पर्म मूव नहीं करेगा। तो ये तो बात रही हमारे प्रोस्टेट। इस वजह से प्रोस्टेट का बड़ा महत्व है इसके सिक्रीशन का इन द फर्टिलिटी ऑफ द मेल। अब यही पर एक कॉमन सी समस्या हमसे होता है। ज्यादातर पुरुषों में देखा जाता है 50, 55, 60 साल के बाद प्रोस्टेट इनलार्ज करता है। प्रोस्टेट जब इनलार्ज करता है तो उसे नाम देते हैं BPH, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी मींस इनलार्ज कर जाना, बिनाइन इसलिए कि वो लोकलाइज्ड है और प्रोस्टेट में, तो इसे शॉर्ट में हम कहते हैं BPH। इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम इन द मेल आफ्टर द एज ऑफ 50, 55 या 60। आप कहोगे फायदा या नुकसान? तो आप यूं समझिए जैसे कोई प्रोस्टेट मैन है, इसके रास्ते से यूरेथ्रा गुजरना है, इसी को चारों से ऐसे घेरे, तो जब प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट होता है तो यूरेथ्रा को वो कंप्रेस करता है, यूरेथ्रा के ऊपर दबाव पड़ता है, इसलिए जो प्रोस्टेटिक यूट्रिकल था, जो फूला हुआ हिस्सा था, वो सकरा। जब सकरा जैसे से प्रोस्टेट बड़ा होने लगेगा तो उसका दबाव पड़ता है, तो यूरेथ्रा का जो ल्यूमेन है वो नैरो होने लगता है, इसलिए यूरिन की प्रॉब्लम शुरू होती है। तो
उन पुरुषों में जहां बीपीएच की प्रॉब्लम आती है वहां सबसे कॉमन सिम्टम आता है कि यूरिन पास होते वक्त समय ज्यादा लगता है और जो फ्लो है वो बहुत धीमा है। ड्रिबलिंग शुरू हो जाती है यूरिन की धीरे धीरे शुरू। तो आपको शब्द जानना है बीपीएच, लेकिन बीपीएच को समझ पाएंगे सर आखिर क्या प्रॉब्लम आती है। अब एज ऐसी होती है, हिंदुस्तान जैसे देश में इस उम्र पे लोग उल्टी गिनती करने लगते हैं क्योंकि लोगों को लगता है समय पूरा हो गया, ज्यादा समय है नहीं, तो अक्सर वो डॉक्टर्स को अवॉइड करते हैं और इसी अवॉइडेंस की वजह से सर यूजुअली बीपीएच चेंजेस इनटू द प्रोस्टेट कैंसर, one of the very important and most common cancer among the male people। अब हमारे देश में इससे भी ज्यादा कैंसर की और वजह है जैसे माउथ एंड थ्रोट कैंसर, लेकिन अगर पूरे विश्व में देखा जाए वर्ल्ड में तो पुरुषों में जो सबसे ज्यादा कैंसर है वो प्रोस्टेट है। लेकिन अगर आप हिंदुस्तान की बात करें तो ये बात लागू इस पे नहीं होती क्योंकि हम तो मसाला खाते हैं, तो हमारे में माउथ एंड थ्रोट कैंसर ज्यादा। तो ये बात हुई हमारे प्रोस्टेट की। तो मैंने क्वेश्चन क्यों नहीं बोला, शायद आपको वीडियो से समझ में आया होगा कि क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते थे कि प्रोस्टेट कितने हैं, कितने लोब हैं, कहां पर लोकेटेड हैं, सिक्रीशन कैसा है, एंड इट हेल्प इन बीपीएच प्रोस्टेट कैंसर, या इसके कंपोजिशन पे चले कि विच पार्ट ऑफ द प्रोस्टेटिक सिक्रीशन एक्ट एज ए न्यूट्रिएंट इन द स्पर्म इन द सीमेन। यस सर, मैं ये अपने हर वीडियो में आपसे ये जरूर कहता हूं, पढ़े तो ऐसे कि आपको चीजें पूरी समझ में आए। सिर्फ एक लाइन एनसीईआरटी में प्रोस्टेट ग्लैंड की पढ़ लेने से आपको मंजिल नहीं मिलेगी। अगर आपको ऐसा लगता है तो गुड लक। अच्छी बात है कि वही सवाल आ जाए जो किताब में दिया है, बहुत अच्छी बात है, पर आपको जानना तो होगा ना। तो यहां नहीं पढ़ोगे आप तो वहां कौन पढ़ाएगा? आप जो बेसिक चीजें 12th की हैं वो पढ़ के नहीं जाएंगे तो मेडिकल कॉलेज में आपको कोई प्रोफेसर बिठा के नहीं पढ़ाएंगे। तो जिस प्रोफेशन में आप घुसना चाहते हैं तो उस प्रोफेशन से काम चोरी मत करिए, शॉर्टकट मत। जो पढ़े बेहतर पढ़िए, कॉन्सेप्चुअल तरीके से पढ़िए, and stay connected with us. Good.